अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम चौथी क्लास में दाखिल हो गए हैं I16 की, और कल की लास्ट क्लास में जो हमने काम किया था उसमें एक्सचेंज ऑफ एसेट को डिस्कस किया था। आगे बढ़ने से पहले हम एक काम ये कर लेते हैं, वो जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए थे उसको हम क्विकली सॉल्व कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है बेटा, आ जाइए आप लोग पेज नंबर 6 पे। थोड़ा सा हम तेज़ी से काम करेंगे क्योंकि इसमें हमने टाइम ज़्यादा लगाना नहीं है, ऑल्दो आप लोगों ने एक दफ़ा शायद ट्राई भी किया होगा। जल्दी से प्लीज़ देखिए पेज नंबर 6, कौन कौन सी कॉस्ट इसमें ऐड होनी है और कौन सी नहीं होनी। देखो बेटा, रिक्वायरमेंट में क्या है? कैलकुलेट द कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड टू द प्लांट अकाउंट, परचेज प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज नॉन रिफंडेबल। अगर इंपोर्ट ड्यूटीज के आगे नॉन रिफंडेबल नहीं भी लगा हुआ होता तब भी हम लोग उसको अज्यूम ये करते कि ये है नॉन रिफंडेबल। यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है तो अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बिल्कुल तन्हाई में इंपोर्ट ड्यूटीज लिखा हुआ और आगे इसके कुछ भी ना लगा हुआ हो तो वी विल अज्यूम दैट दीज ड्यूटीज आर नॉन रिफंडेबल। तो 5 लाख में लाख ऐड होगा, इंस्टॉलेशन ऐड होगा, फ्यूल इनकर्ड व्हेन ट्रांसपोर्टिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री, ये भी क्या हो जाएगा बोलिए, प्लस डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। और डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है? एसेट को काबिले इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जो कॉस्ट इनकर होती है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। अच्छा जी, तो 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 45,000। अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, तो इसको क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। स्टाफ पार्टी टू सेलिब्रेट द एक्विजिशन ऑफ द न्यू प्लांट, इसको भी हम लोग इग्नोर करेंगे। स्टाफ ट्रेनिंग, इसको भी हम करेंगे इग्नोर क्योंकि स्टाफ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। टेस्टिंग टू इंश्योर प्लांट फुली ऑपरेशनल बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ये इसको प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग का हम नाम देते हैं, जो कि एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। अच्छा जी, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ सैंपल एंड बाय प्रोडक्ट मेड ड्यूरिंग टेस्टिंग। मैंने यहाँ पे आपसे एक बात की थी कि स्टैंडर्ड में अपडेट होने से पहले, आज से पहले हम लोग जो भी सैंपल से पैसा आता था उसको एसेट की कॉस्ट में से हम लोग माइनस कराते थे, लेकिन अब इसको हमने माइनस नहीं कराना। जो भी हमारे पास इससे वसूली हो रही होगी उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन इनकम के तौर पे ट्रीट करेंगे। इसका मतलब आज से पहले जो इसका सोल्यूशन हुआ जा रहा था वो क्या करते थे? 10980 को हम लोग माइनस करा देते थे। इसका मतलब एसेट की वैल्यू क्या हो जाती? बढ़ जाती है, कम हो जाती? बोलिए, कम हो जाती। अब 10980 को हमने एसेट की कॉस्ट में लेके ही नहीं जाना, तो सर कहां लेके जाएंगे? इसको प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन इनकम ट्रीट करेंगे। ओके जी, सॉरी मैंने 10980 गलत बोल दिया, मैं बात कर रहा हूं 13,000 की। आर भी क्लियर? आप लोगों को तो बात समझ आ गई, ओवरलैप हो गई थी चीज। अच्छा जी, एडवर्टाइजिंग ऑफ द स्पेशल ब्रेड टू बी मेड बाय द न्यू प्लांट, सर ये भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि इसका ताल्लुक एसेट से नहीं है। ये तो जो प्रोडक्ट बन रही है उसकी एडवर्टाइजमेंट का ताल्लुक एसेट की कॉस्ट से नहीं है, तो इग्नोर। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, सर प्रोडक्ट बन गई है, मशीन तैयार हो गई है, प्रोडक्ट बन रही है और हमारी प्रोडक्ट अगर नहीं बिक रही तो इसका मतलब हमें लॉसेज हो रहे हैं, तो सर इसका भी ताल्लुक एसेट की कॉस्ट से नहीं है। अच्छा जी, अप टिल नाउ मैं रिकॉल कर रहा हूं 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 45,000, बाकी 10,000 को इग्नोर, 14,000 को इग्नोर, 12,000 को इग्नोर, 10,980 को हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करा देंगे, 13,000 को इग्नोर करेंगे, 50,000 को इग्नोर करेंगे, 35,000 को इग्नोर करेंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमैंटलिंग रिमूवल कॉस्ट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, फ्यूचर अमाउंट पेबल इज 70031, प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट रेट ऑफ 10%, यानी कि आपको प्रेजेंट वैल्यू यहां पे निकाल के दे दी है 27020, ये प्रेजेंट वैल्यू। और एसेट की कॉस्ट में जो है हम लोग डिसमैंटलिंग कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू, तो 27020 को हम लोग ऐड करा देंगे। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, द इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस वाज इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग टू डंप अनसोल्ड स्पेशल ब्रेड एट सी सिंस द एडवर्टाइजिंग हैड नॉट येट क्रिएटेड सफिशिएंट डिमांड। हमने बोला चलो किसी के पेट में ही नहीं गया तो नेटी जीटी जाके हमने फेंक दिया, हमने बोला मछलियों से दुआएं कराते हैं, इंशाल्लाह अब हमारी जो डबल रोटी है वो जरूर बिकेंगी। सही है भाई, इन सबको प्लस माइनस करा दें, आपके पास क्या कोई वैल्यू आ गई है? बताइए कितना?
7,13,000, 7,13,000, 713,000। आगे बढ़े पेज नंबर 7 पे। Alex Limited has purchased a large item of plant. The following cost were incurred. ठीक है जी। रिक्वायरमेंट में क्या है? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द प्लांट ऑन इट्स इनिशियल रिकग्निशन। क्विकली बोलेंगे 1 million लिस्ट प्राइस है, प्लस ट्रेड डिस्काउंट माइनस डिलीवरी कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन प्लस आर्किटेक्ट फी। हाँ जी, आर्किटेक्ट फी को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि डिजाइनिंग वगैरह हम उनसे ही करवाएंगे। आर्किटेक्ट फीस को प्लस एडमिन जो एक्सपेंसेस हैं उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, राइट? आगे बढ़ते हैं। लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव ग्रांटेड AL a license to operate the plant on condition that AL will dismantle the plant and restore the site to its former condition at the end of the plant life. AL has estimated the amount of rupees 250 million in present value terms for the related obligation. तब आप बताइए इस 250 का क्या करेंगे? प्लस करा देंगे। 250 को भी हम क्या करा देंगे? प्लस करा देंगे। बताइए हमारे पास एसेट की कॉस्ट अब कितनी हो जाएगी इन सारी चीजों को प्लस माइनस कराने के बाद? 16,40,000। 1640,000, 1640,000। यानी कि इस सवाल में सिर्फ हमने एक कॉस्ट को इग्नोर किया है, और कौन सी कॉस्ट है? एडमिन कॉस्ट को हमने इग्नोर कर दिया। नोट देखिए, इफ डिस्काउंट रेट इज नॉट गिवन एंड नथिंग इज मेंशन, अगर डिस्काउंट रेट भी गिवन नहीं है और कुछ भी हमें मालूम नहीं है कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है, डिस्काउंट रेट नहीं गिवन और हमें ये भी नहीं बताया हुआ कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है, तो सर इस सिचुएशन में हम लोग इसको क्या अज्यूम करेंगे? जैसे मैंने आपसे बात कही कि जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं या जो टैक्सेस हैं, अगर वो खामोश है तो हम इसको अज्यूम करेंगे नॉन रिफंडेबल, और अगर वो बोल रहा है तो अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर डिसमेंटलिंग कॉस्ट हमें गिवन है लेकिन ये नहीं बताया हुआ है कि वो प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू, और डिस्काउंटेड वगैरह भी नहीं गिवन हमें, तो हम यहाँ पे इसको क्या अज्यूम करने जा रहे हैं? देन इट इज अज्यूम इट इज प्रेजेंट वैल्यू। तो आपके पास जवाब कितना आ गया? 16,40,000। आगे बढ़े। अ न्यू मशीन इज परचेज बाय अमान एंटरप्राइज, रेलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। और रिक्वायरमेंट में क्या है? कैलकुलेट द कॉस्ट एट विच मशीन शुड बी डेबिटेड। लिस्ट प्राइस बेटा 8 लाख। अच्छा, ये वो काम है जो मैंने आपको दिया था करने के लिए, तभी मैं क्विकली इसको रिकैप कर रहा हूं। 8 लाख प्लस, ठीक है जी। अच्छा सर, अब हम यूं कर सकते हैं कि 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, तो स्ट्रेट अभी हम लोग 8 लाख का 90% ले लें, या तो हम 8 लाख का 10% लें और फिर जो जवाब आए 8 लाख में से उसको माइनस कराएं और फिर मुस्कुराएं और फिर आगे बढ़ जाएं, यूं भी कर सकते हैं, ठीक। या तो स्ट्रेट अवे आप 8 लाख का 90% ले लें, आगे बढ़ें। चले जी, 8 लाख का 90% लिया, उसमें हमने इंपोर्ट ड्यूटीज 2000 को ऐड कराया, उसमें हमने जो जगह की तैयारी की है, सही है जी, जिसमें प्लम्बर्स और 10 तरह के हमारे कारपेंटर्स वगैरह की खिदमत हासिल की जा रही होंगी, वो वाली कॉस्ट हमने ली है। यानी कि 8 लाख का 90% प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस आर्किटेक्ट फीस इज 1000। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस कितने? 6300। ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इनकम टैक्स यहाँ पे क्या है? एडजस्टेबल है, रिफंडेबल है, ठीक है जी। ये फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, ये फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा तो हम इसको नहीं लेंगे। मैं रिपीट करूं, 8 लाख का 90% प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 6300, 5000 इग्नोर, क्योंकि फ्यूचर में जाके एडजस्ट हो जाएगा। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, जो रास्ते की इंश्योरेंस होती है उसको हम लोग एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। और इसके अलावा जो हम हर साल मेंटेनेंस के हवाले से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या हम लोग अपने एसेट की सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से कोई इंश्योरेंस करवाते हैं, सर ये ऑनगोइंग कॉस्ट है, ये रिकरिंग कॉस्ट है, और रिकरिंग कॉस्ट जो है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ये आएगा। फी पेड टू क्लियरिंग एजेंट ये भी आएगा। ऑक्ट्रॉय चार्जेस यानी कि कराची पोर्ट से अगर इसको हम लोग ने कराची से बाय रोड ले जाना है पंजाब साइड पे, तो डिफरेंट जो चुंगियां होंगी, डिफरेंट जो हमारे एग्जिट पॉइंट होंगे, वहां से हम लोगों ने क्या पे करने होते हैं? टैक्सेस पे करने होते हैं, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं? ऑक्ट्रॉय चार्जेस। एंड दिस विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। लैंड प्रिपरेशन कॉस्ट, जमीन की तैयारी के लिए हमारी कॉस्ट जो हमारी लगी है, ये भी आ जाएगा 8300। इंस्टॉलेशन ये भी आ जाएगा। एस्टिमेट ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग व्हिच कंपनी इज लायबल टू पे 5000। अब सर
ये प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है? नथिंग इज मेंशन, तो वी विल अज्यूम दैट दिस इज प्रेजेंट वैल्यू। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ब्रोक डाउन ड्यूरिंग हैंडलिंग दी मशीन, हमने बात की थी कोई भी ऐसी कॉस्ट जो हमारी नेग्लिजेंस की, हमारी कोताही की वजह से इनकर होती है, ठीक, उसको हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। हमारी कोताही की वजह से कोई ऐसी इजाफी कॉस्ट इनकर हुई है तो उसको हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। इसका मतलब 7000 को करेंगे इग्नोर। अब तक हम लोगों ने सिर्फ दो वैल्यूज को किया है इग्नोर, एक 5000 को इग्नोर किया जो कि एक रिफंडेबल टैक्स था, और दूसरा अभी हम 7000 को इग्नोर कर रहे हैं। अब आ जाइए इंश्योरेंस फॉर द ईयर, सर ये तो रिकरिंग कॉस्ट है, ये नहीं आएगा। तो सर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट जो है वो जरूर एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, लेकिन इंश्योरेंस जो हमने साल भर की करा दी है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, उसको प्रॉफिट लॉस में ले जाएंगे, एक्सपेंस काउंट करेंगे। लाइसेंस फी फॉर द ईयर, ये भी क्या है, रिकरिंग कॉस्ट है, इसको भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, इसको भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। हेलो, यहां तक सर? तो 8 लाख का 90% प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 6300, 5000 इग्नोर, प्लस 7000 प्लस 9000 प्लस 4600 प्लस 8300 प्लस 7800 प्लस 5000। 7000 को अब करेंगे इग्नोर, 9000 को करेंगे इग्नोर, 11000 को करेंगे इग्नोर, 12000 को करेंगे इग्नोर। अच्छा जी, एडमिन कॉस्ट जो नजर आ रहा है लास्ट में, इसको भी हम लोग ने क्या करना है, इग्नोर। अब ये जो सेकंड लास्ट में हमें नजर आ रहा है प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, ये नेट ऑफ हुई भी है। तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला लगता था वो कॉस्ट माइनस सेल्स लगता था, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा इनकर होती थी और सेल प्रोसीड सैंपल से हमारे पास उमूमन कम के होते थे। तो फॉर्मूला वैसे तो नॉर्मली होता है सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस, लेकिन यहां पे क्या सूरत हाल होती थी, कॉस्ट माइनस सेल्स, ठीक। तो अब हमारे पास, हमने भी फिर से बात की है कि आज से पहले वो जो सेल ऑफ सैंपल से पैसा आता था उसको हम एसेट की कॉस्ट में से माइनस कराते थे, एसेट की वैल्यू कम हो जाती थी। अब क्या ट्रीटमेंट है कि जो भी हमारे सैंपल्स को बेच के पैसा आ रहा है उसको हम लोगों ने एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट करना ही नहीं है, उसको हमने स्ट्रेट अवे कहां पे ले जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन इनकम काउंट कर देना है। तो ये जो 4000 है और 2100 है, ये 4000 बेसिकली क्या है, कॉस्ट है, और ये जो 2100 है ये सेल यानी कि सेल प्रोसीड्स है। तो इस 2100 को तो हमने स्ट्रेट अवे करना है इग्नोर, बिकॉज इसको ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन इनकम ट्रीट करेंगे, और ये जो 4000 है इसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देंगे। तो बता सकते हैं आपके पास जवाब क्या आया, दोबारा से बोलिए। 7,760,000, 7,76,000, 776,000, बेटा यही है 776,000। आगे बढ़े, पेज नंबर 8 पे आ जाइए, पेज नंबर 8 पे आइए। क्या ये जो अभी डिस्कशन कर रहा हूं बोर्ड पे कराने की जरूरत है या नहीं है, बोले बोर्ड पे क्या ये वर्किंग कर दूं? मैं कई दफा रिपीट कर रहा हूं, वैल्यूज में क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, मेरे ख्याल से कोई खास जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अभी तक हमने बात की थी कि जब हम लोग एसेट को खरीद रहे होते हैं तो कौन कौन सी कॉस्ट उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनती है। अब सर जरूरी तो नहीं है कि हम लोग एसेट जो है वो खरीदें, हम एसेट को खुद भी तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्राइटेरिया क्या क्या होगा, यानी कि आज से पहले हमने क्या बात की कि एसेट को जब हम एक्वायर करते हैं तो उसमें कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होती हैं और कौन सी नहीं होती। अब सर अगर हम एसेट एक्वायर नहीं कर रहे, हम एसेट को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इसके हवाले से IAS 16 ने क्या बातें कही हैं जरा देखते हैं। The cost of self-constructed asset is determined using the same principle as for an acquired asset. वही सारे सेम उसूल हैं। अच्छा जी, लेकिन यहां पे हमारे पास हो कुछ इस तरह से रहा होगा, जब एसेट कंस्ट्रक्शन फेजेस में होगा तो हम लोग एक अकाउंट खोल के आगे बढ़े होंगे, CWIP वर्क इन प्रोसेस, जहां पे वो काम मुकम्मल हो जाएगा तो हम बोलेंगे भाई अब हम आपके खाते को क्लोज करने जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारा एसेट जो है वो तैयार हो गया है। तो जब तक एसेट जो है वो कंस्ट्रक्शन फेजेस में होगा तो वो PPE के खाते में नहीं आएगा, वो CW यानी कि कैपिटल वर्क CWIP के खाते में आएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस के खाते में आएगा, और जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो वहां से वो एग्जिट होके किधर आ जाएगा, बोलिए PPE में आ जाएगा। अब देखिए, रोड्स इंटरनेशनल लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड इट्स ओन स्पेसिफिकली डिजाइन रोड बुलडोजर्स, डिटेल्स ऑफ रिलेटेड कॉस्ट incurred are as follows।
अच्छा जी, क्या हमें कुछ बात याद है कि जब हम लोग कोई चीज कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें हमारा मटेरियल लगता है, हमारी लेबर लगती है और हमारे क्या लगते हैं, बोलिए, ओवरहेड्स। ऐसा है कि नहीं है? पीआरसी में भी आपने थोड़ा सा कॉस्टिंग का पोर्शन देखा था, कोई भी चीज हम बना रहे हैं तो हमारा माल लगेगा, हमारी लेबर लगेगी और हमारे ओवरहेड्स लगेंगे। तो यहां भी अगर आप कोई चीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो यहां भी आपका माल लगेगा, लेबर लगेगी और क्या लगेंगे, ओवरहेड्स लगेंगे। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज हमने किया है कितने का, बता सकते हैं, 5 लाख का, राइट। अब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो यूज हुआ है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बुलडोजर्स वो कितने का है, बोलिए, 1 लाख। ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ऑन बिल्डिंग रोड बुलडोजर जो है वो कितने लगी हमारे, 40,000। यानी कि मटेरियल नजर आ गया हमारा, और क्या नजर आया, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो खरीदा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो यूज हुआ, दो अलग बातें हैं। और फिर जो हमारे ओवरहेड लगे हैं ये भी हमें नजर आ गया। टेस्ट टू इंश्योर रोड बुलडोजर सेफ बिफोर ब्रॉट इनटू यूज, यानी कि प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग वाली बात आ रही है यहाँ पे, कितने की बोले, 20,000। अच्छा जी, फैक्ट्री लेबर कॉस्ट कितना है आपके पास, 3 लाख। तब आगे बढ़ते हैं। 80% ऑफ द टोटल लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर वर इनकर्ड ऑन बिल्डिंग रोड्स। 80% of the total labor cost were incurred on building roads, right? And 20% thereof were incurred in construction of the road bulldozers. दो अलग बातें, रोड अलग है, ठीक है जी, और बुलडोजर्स अलग है। तो टोटल कॉस्ट जो हमारी लगी है लेबर की वो कितनी लगी बेटा, 3 लाख, जिसको हम लोग अपोर्शन कर सकते हैं 80 और 20 में। देखना यहां पे ये है कि हम लोगों ने कॉस्ट मालूम करनी किसकी है, आया कि रोड की मालूम करनी है या हमने बुलडोजर्स की मालूम करनी। द रोड बुलडोजर्स वाज फर्स्ट ब्रॉट इनटू यूज ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट स्टार्टेड ऑन 1 November 20X2 although it was available for use from 1 October 20X2। अच्छा जी, तो डेप्रीसिएशन जो है वो कब से स्टार्ट किया जाएगा, जब से वो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है या जब से वो हमारे पास अवेलेबल फॉर यूज है। अवेलेबल फॉर यूज की डेट से डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। इसका मतलब 2 डेट्स हमें नजर आ रही हैं। द रोड बुलडोजर वाज फर्स्ट ब्रॉट इनटू यूज ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट स्टार्टेड ऑन 1 November although it was available for use from 1 October। यानी कि अवेलेबल फॉर यूज कब से, 1 October। तो डेप्रीसिएशन जो है वो कब से होगा, जब यूज शुरू हुआ या जब अवेलेबल फॉर यूज था। अवेलेबल फॉर यूज का मतलब नवंबर दिसंबर का हमारे पास डेप्रीसिएशन नहीं आना। कितने मंथ्स का आना है, 3 महीनों का आना है। जरा देखते हैं कि क्या इसमें आपका आता है, 2 महीने का लेते हैं, 3 महीने का लेते हैं। The company uses SLM to depreciate its road bulldozer. The vehicle is expected to be sold for 7,000 at the end of its expected useful life of 5 साल। Requirement में है journalized transaction relating to tearing vehicle for the year ended 31 December 2022। अब हमें tearing तो समझ नहीं है, बुलडोजर का दूसरा नाम होता है tearing, ठीक। टेयरिंग अगर समझ नहीं भी आता तो हमें ये नजर आ रहा है भाई व्हीकल है, इसका मतलब ये कोई नॉन करंट एसेट फिक्स एसेट की बात हो रही है, ठीक है जी। एक तो हमें नजर आ रहा था रोड, दूसरा हमें नजर आ रहा था क्या, व्हीकल। तो यहाँ पे बड़ा वाज़ेह है कि यहाँ पे वो रोड की बात नहीं पूछना चाह रहा आपसे, वो व्हीकल की बात पूछना चाह रहा है। अच्छा जी, तो अब देखते हैं कि जर्नल जो हम बनाएंगे उसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखना है एसिड की कॉस्ट में आना क्या क्या है। एसिड की कॉस्ट में आएगा क्या क्या, हाँ जी, पेज नंबर 8। तो कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा बेटा, रॉ मटेरियल जो यूज हुआ है कितना है बताएंगे, 1 लाख, ठीक है जी। और जो हमारे ओवरहेड्स इनकर्ड हुए हैं वो कितने आएंगे, ओवरहेड जो इनकर्ड हुए हैं। सर रॉ मटेरियल हम लोगों ने खरीदा कितने का था, 5 लाख का। अब जो रोड बुलडोजर्स के लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, यानी कि व्हीकल के लिए जो इस्तेमाल हुआ है वो कितना है बोलिए, 1 लाख। तो 1 लाख यहां पे आ गया, यानी कि ये जो कॉस्ट है किसकी मालूम करना चाह रहे हैं, व्हीकल की। अच्छा जी,
ओवरहेड्स इसमें यहाँ पे ये आपने बताया 40,000, इसमें क्या कोई डाउट है कि ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ऑन बिल्डिंग रोड बुलडोजर्स? वो खुद बोले यानी कि व्हीकल की बात कर रहा है। तो स्ट्रेट अवे कितना आ गया बोले? 40,000। अच्छा जी, और टेस्टिंग जो हुई है कितना खर्चा है? 20,000। और लेबर जो लगी है वो 3 लाख का कितना? 60,000। 1 20 2,20,000। तो हम लोग यहां पे जब जर्नल्स बनाएंगे जनवरी से सितंबर के दरमियान में, तो हम बनाएंगे CWIP हमारे पास क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा 220, कैश क्रेडिट हो जाएगा 220। और फिर मुझे बताइए ये हमारे पास अवेलेबल फॉर यूज कब से है? 1 अक्टूबर से है। तो बताएं 1 अक्टूबर से है, तो अब क्या किया जाएगा? हमने बस काम को थोड़ा सा एक ऐसा रोक दिया कि जब तक वो हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जब रोड बुलडोजर्स जा रहे थे, तो ये अरसा जो था वो जनवरी से लेके कब तक का था बोलिए? सितंबर तक का था। तो CWIP डेबिट 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 होते चले आ रहा था। हमने इकट्ठे सबको क्या कर दिया? CWIP को डेबिट कर दिया। और जहां पे वो अवेलेबल फॉर यूज आया, तो मैंने भी आपसे बात क्या की थी, जब अवेलेबल फॉर यूज आएगा इसका मतलब CWIP वाला खाता हम लोगों ने क्या करना है? क्लोज करना है। कितना? 220। और PPE डेबिट। हम अगर इस तरह से काम ऊपर वाली एंट्री नहीं दिखाते, डायरेक्ट नीचे भी हम कर सकते थे PPE डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन इस चीज को जरा हाईलाइट करना था कि जब हमारा सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट की बात हो रही होगी तो हमने वहां पे PPE को स्ट्रेट अवे डेबिट नहीं करना। वहां पे CWIP का खाता खुला हुआ है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक लम्हे में मुकम्मल नहीं होती, काफी अरसा दरकार होता है। तो जब तक कंस्ट्रक्शन चल रही है CWIP डेबिट 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 डेबिट, और जहां वो कंप्लीट हो जाएगी अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा, तो CWIP का खाता क्लोज हो जाएगा और PPE के खाते में चले जाएंगे। और फिर बताइए 31 दिसंबर डेप्रीसिएशन डेबिट होगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट 220। बोलिए मल्टीप्लाई बाय लाइफ कितनी है? 5 मल्टीप्लाई बाय बोलिए, होल्ड ऑन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कितना माइनस कराएंगे? थैंक यू वेरी मच। तो इसका मतलब ये जो आपने बताया 60, ये क्या है बेटा? स्क्रैप वैल्यू है। बोले शाबाश। 220 माइनस 60 था। अरे सुन लिया भाई, 220 माइनस 7, 7 लिखने दो क्योंकि 220 लिखा हुआ है। डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया? 10.65। 10.65। बेटा जल्दी से आगे बढ़िए, शाबाश। कैपिटल CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब आप लोग जल्दी से आ जाइए पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पे जो एग्जाम्पल है, राइट?
आई होप सो ये 7 वाली बात में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ, ये हमें याद है चीजें। अच्छा जी, पेज नंबर 11 पे आ रही है जो एग्जाम्पल के बारे में हमने पिछली क्लास में सिर्फ एक चीज डिस्कस की थी कि जो एसेट आप एक्सचेंज में लेके आ रहे हैं वो डेबिट कितने से होना है, हमने सिर्फ उसमें ये काम सीखा था। अभी हम यहाँ पे इसकी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एसेट रिसीव एंड एट रिकग्निशन फॉर ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन, हम यहाँ पे इसकी जर्नल्स भी बना लेते हैं, ताकि हमें वो गेन लॉस का भी कुछ आइडिया मिल जाए। अच्छा जी, आइए, इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 1 फेयर वैल्यू बोथ एसेट आर रिलायबली मेजरेबल। तो हमने क्या बात की थी इसमें, जब दोनों की फेयर वैल्यू को हम लोग रिलायबली मेजर कर सकते हैं तो हम यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि न्यू एसेट है कितने का, यहाँ पे ये नहीं देखेंगे न्यू एसेट की फेयर वैल्यू है कितनी, यहाँ पे ये देखेंगे नया एसेट हमें पड़ कितने का रहा है, राइट। तो क्या किया जाएगा, पीपीई को, पहली बात पीपीई को, ये जो पीपीई है न्यू एसेट की बात हो रही है बेटा, ये डेबिट कितने से होगा, डेबिट कितने से होगा, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट बताएंगे आप, फेयर वैल्यू ओल्ड एसेट कितनी 8.5, और हम लोग क्या कैश पे कर रहे हैं या कैश रिसीव कर रहे हैं, माइनस कैश रिसीव्ड, कितना बेटा 1.1, तो ये कितना आ गया 7.4। अच्छा जी, एक बात ये हुई, ठीक। अच्छा जी, अब देखिए सर, जब हमारे पास एक नया एसेट आ रहा है और पुराना एसेट जा रहा है, पीआरसी 4 में हमारे पास डिस्पोजल का कोई सिनेरियो नहीं था क्योंकि कोर्स में ही नहीं था। यहां पे हमारा भरपूर अंदाज में हम देखेंगे कि डिस्पोजल की एंट्रीज कैसे बनती हैं, एक्सचेंज में गेन होगा, लॉस होगा, किस तरह से अकाउंट फॉर होगा। अभी हम इतनी ज्यादा इसकी गहराई में नहीं जा रहे, बिल्कुल एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, जब तक हमारे पास एसेट होता है वो अपने अकाउंट में किस साइड पे आता है, डेबिट साइड पे। जब तक एसेट हमारे पास मौजूद होता है वो अपने खाते में किस साइड पे आ रहा होता है, बोले डेबिट। और जब तक हमारे पास एसेट मौजूद होता है तो उसका अलाउंस अपने खाते में, यानी कि अलाउंस अपने खाते में किस साइड पे आ रहा होता है, बोली क्रेडिट। डन। जब हमारा एसेट पुराना जा रहा है तो उसका मतलब उससे रिलेटेड जितने भी खाते खुले हुए थे उनको क्या होगा, खत्म करना पड़ेगा। ये वाली बात समझ रहे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। अब बताओ कि वो जो पुराना एसेट हमारे पास से गया है, पुराना एसेट जो हमारे पास से गया है, ठीक है जी, ओल्ड जो गया है, उसकी आप जल्दी से बताइए बुक वैल्यू क्या है, बोलिए शाबाश। 6.4 उसकी बुक वैल्यू है। क्या ये बात समझ आई? 6.4 इसकी क्या है, बोलिए बुक वैल्यू। हम यूं भी कर सकते हैं, हम यूं भी कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट कितनी थी 10.3। एसेट के खाते में से उसको हम बोल रहे तुम निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से, मतलब हम करेंगे उस एसेट के अकाउंट को बोलो क्या, क्रेडिट। और वो भी सीधी लगा के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बोलेगा तू भी मेरे साथ चल, अब तेरा भी वक्त खत्म होने का आ गया है क्योंकि अब मैं एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो भी क्या किया जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसका, ओल्ड एसेट का खत्म कराया जाएगा। बोलिए कितना मौजूद है, मौजूद है या नहीं मौजूद? सर मौजूद नहीं है, लेकिन हम लोग बता सकते हैं। वो कैसे बता सकते हैं कि कॉस्ट और बुक वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, कॉस्ट और बुक वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बताइए कितना है, 3.9। डन। 10.3 माइनस 3.9 करें, बताइए आता कितना है, 10.3 माइनस 3.9 करें, इसमें क्यों दूसरी राय आ रही है? 10.3 माइनस 3.9 करें जी, इसमें इतना डर डर की क्यों बोल रहे हैं? 10 भाई 10.3 माइनस 3.9 पक्की बात है, ठीक? ऐसे क्यों देखते हो यार?
मैं तो 10.3 यूं अच्छा ऐसे भी होता है 10.3 माइनस 3 पॉइंट है, बड़ा वाजे मैंने बोला है, ऐसा है कि नहीं है? तो सर कितना आ गया बोले 6.4। हमने 6.4 की वैल्यू को पता करने के लिए यहां पे कितने कदम उठाए? 2 कदम उठाए। एक कदम एसिड की कॉस्ट और दूसरा कदम उसका अलाउंस। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? सर या तो 2 स्टेप में ये काम किया जाए, खैर है कोई मसला नहीं है, या तो यही सारा काम एक स्टेप में किया जाए। अगर एक स्टेप में करते हैं तो वहां पे क्या किया जाएगा? ओल्ड एसिड को हम लोग खत्म कर देंगे और जो वैल्यू रखेंगे वो उसकी कौन सी वाली वैल्यू लेंगे? बोलिए नेट बुक वैल्यू। अगर आप इसमें कंफर्टेबल है मुझे कोई एतराज नहीं है। हेलो, हम लोग इस हवाले से इंशाल्लाह डिस्कशन कुछ ही घंटों बाद यानी कि अगली कुछ एक आध क्लासेस के अंदर शुरू कर देंगे पूरा डिटेल में कि डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है क्या नहीं। डन है यहां तक? अच्छा, अब बताइए कैश हमारे पास कितना आया है? 1.1। तो इन सारी चीजों को जरा प्लस माइनस करके आप मुझे बताइए बैलेंसिंग फिगर किस साइड पे आ रही है? शाबाश, बैलेंसिंग फिगर किस साइड पे आ रही है? क्रेडिट पे आ रही है। और अगर क्रेडिट पे आ रही है तो वो हमारा क्या होगा? बोलिए गेन होगा कितना? 2.1। बेटा यही एंट्री हम लोग जो मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 स्टेप के बजाय 1 स्टेप में बना सकते हैं, वो क्या है? कैश डेबिट 1.1 और पीपीई न्यू कितना? 7.4 और पीपीई ओल्ड एट इट्स बुक वैल्यू कितना? 6.4 और बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्या बन जाएगी गेन की? एंड दिस इज 2.1। डन। एक बिल्कुल लाइटर नोट पे हम आइडिया ले रहे हैं कि सर ये जो अदली बदली हुआ, हमारा पुराना एसिड गया नया एसिड आया, हमें इस ट्रांजैक्शन से फायदा हुआ या नुकसान हुआ? हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं, राइट? तो ये अगर जानना चाहते हैं तो हमने सबसे इसमें अहम तरीन काम क्या था? सबसे अहम तरीन काम इसमें क्या था? वैसे तो सारे काम अहम है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ एसिड में हमने सबसे अहम तरीन काम समझा क्या था? कि अगर दोनों एसिड की फेयर वैल्यू को हम लोग रिलायबली मेजर कर सकते हैं तो सर न्यू एसिड को हम डेबिट कितने से करेंगे? बिकॉज अगर आपने न्यू एसिड को डेबिट 7.4 से नहीं किया, किसी और अमाउंट से किया, तो उसका मतलब पूरा जो आउटकम निकलेगा गेन या जो लॉस आएगा वो क्या होगा? गलत होगा। यानी कि ओल्ड एसिड की अलाउंस को खत्म करना, ओल्ड एसिड की कॉस्ट को खत्म करना, पैसे को डेबिट करना। सर इसमें कौन से ऐसे मसले की बात है? जब पुराना एसिड जा रहा है, चलो भाई तुम निकल जाओ, वो बोलेगा भाई मैं तो अलाउंस को भी साथ लेके जाऊंगा। हमने बोला ठीक है तुम भी निकल जाओ। एसिड अपने अकाउंट में डेबिट पे था, खत्म करने के लिए किया क्रेडिट। अलाउंस अपने अकाउंट में क्रेडिट पे था, खत्म करने के लिए किया डेबिट। कैश जब आया तो सर इसमें कोई लेटेस्ट न्यूज नहीं है, जब कैश आता है तो डेबिट होता है। ये वाली बात समझ आई? सर ये सारा काम हमने कर लिया। यानी कि वो काम जो सबसे आसान तरीन काम है बेटा वो कौन सा है? कैश को डेबिट कराना सबसे आसान तरीन काम, अलाउंस को डेबिट कराना सबसे आसान तरीन काम, वो जो पुराना एसेट जा रहा है उसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। इस काम में जो थोड़ी सी दिक्कत आती है, जिसमें कंफ्यूजन आता है, वो ये वाला एरिया 7.4। जैसे ही यहां पे 7.4 आपने सही रख दिया तो इसके बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, अगर बैलेंसिंग फिगर जो है वो डेबिट साइड पे आती है दैट विल बी लॉस, और अगर क्रेडिट साइड पे आती है तो वो क्या होगा? गेन। बिकॉज गेन की नेचर क्या है? इनकम की। और लॉस की नेचर क्या है? एक्सपेंस, जो कि किस साइड पे आता है? बोली डेबिट साइड पे। चलो जी ये पहला काम हो गया। नंबर सेकंड को देखिए, शाबाश। सेकंड में देखिए जरा जल्दी कीजिए। इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन टू फेयर वैल्यू द एसेट रिसीव इज क्लियरली मोर एविडेंट। अब बताइए, सबसे पहले तो हमने ये पहचानना है कि न्यू एसेट जो हमारे पास आएगा उसको हम लोग कितने से डेबिट करेंगे? उसको हम लोग कितने से डेबिट करेंगे? पीपीई जो न्यू है, बोलो बेटा। फेयर वैल्यू जो न्यू एसेट है, एक्वायर्ड एसेट है, अगर वाजे है, क्लियर है, एविडेंट है, ठीक, जिसको हम लोग वेरीफाई करवा सकते हैं, तो इस सूरत हाल में पलड़ा जो भारी है वो किसका है? न्यू एसेट जो एक्वायर कर रहे हैं उसके फेयर वैल्यू का, बिकॉज वो क्लियर है, एविडेंट है, वाजे है। तो बोले श्योर? अब आ जाओ वही सारे देसी स्टेप्स।
बताइए, बिल्कुल सिंपल सवाल। कैश एसिड है, जब डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं? यार इसको तो जोर से बोल दो। अब मुझे ये ना शर्मिंदगी हो, एसिड जब बढ़ता है तो क्या करते हैं? मैंने तो आपसे ये पूछा भाई, कैश एसिड है जब डिक्रीज होता है तो जवाब फौरन आना चाहिए, अदरवाइज मैं मजबूर हो जाऊंगा कि एक दफा एसिड एक्सपेंस के रूल्स रिकॉल कर लेते हैं। भाईजान अब मैं आपसे फिर से पूछता हूं, जब कैश हमारा एसिड है, मुस्कुराएं, अच्छा जब वो जाएगा तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा? इसमें कोई लेटेस्ट न्यूज नहीं है, ठीक है? कितना गया? 2.1 डन। सर वहां पे आपने किया था डेबिट क्योंकि पैसा आया था, ठीक है? अब बताइए, जब पुराना एसेट जाता है तो उसको हम लोग अपने पास से भी बोलते हैं तुम निकल जाओ यहां से, सही है? तो या तो 2 स्टेप में काम कर लें या तो एक सिंगल स्टेप में काम करें। अगर 2 स्टेप में काम करते हैं तो कॉस्ट को हटाना पड़ेगा, फिर अलाउंस को हटाना पड़ेगा। और सिंगल स्टेप में काम करते हैं तो हमने डायरेक्टली बुक वैल्यू को रिमूव कर देना होगा। पीपी ओल्ड ले लें एट इट्स बुक वैल्यू, कितना? 7.3। अब ये सारा काम करने के बाद बैलेंसिंग फिगर जो है आप बताइए वो किस साइड पे आ रही है? श्योर। तो ये क्या हो जाएगा? लॉस। कितना? 0.4। केस नंबर 3 पे आ जाइए जरा जल्दी, शाबाश, जल्दी जल्दी भाईजान, शाबाश। अगला हैंडआउट भी मैं शेयर कर रहा हूं। हाँ जी, अब आ जाइए नंबर 3 पे। नंबर 3 पे आ जाइए। क्या करेंगे? हमने बात की थी कि एविडेंट है तो उसने बोला, और अगर रिलायबली मेजर है तो भी इसने बोला हमें। यहां पे वो क्या बोल रहा है? रिलायबली दोनों की नहीं है, ये वाली बात समझ आई? दोनों की वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है। तो यहां पे क्या किया जाएगा? जो हमारे पास एसेट हमारी बुक वैल्यू पे आ रहा है हम उससे ही उसको क्या करेंगे? बोलिए। पुराना एसेट को रिमूव करेंगे और नया एसेट हम उसी बुक वैल्यू पे ले आएंगे। बताइए शाबाश, क्या करेंगे? पीपीई न्यू और पीपीई ओल्ड क्रेडिट कितना है? 3.4। 3.4। और इस काम को हम लोग कुछ टाइम बाद फिर से डिस्कशन में लेके आएंगे, लेकिन अभी हम बढ़ रहे हैं पेज नंबर 12 पे। आ जाइए शाबाश। मैंने पीडीएफ शेयर करवा दिया है ग्रुप में। हैंडआउट सबको मिल गया यहाँ पे? अच्छा, ये हैंडआउट सबको मिल गया? ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से बताइए। अच्छा, इसकी पेज नंबर बेटा 12 पे, एक्सक्यूज मी, पेज नंबर 12 पे यहाँ पे डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है, रेजिडुअल वैल्यू क्या है, यूजफुल लाइफ क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग, मैं दे देता हूँ बेटा, मैं जब बोल रहा होता हूँ ना थोड़ा सा बस इशारे में बात कर लिया करें। तो हम ये कह रहे थे, ये सारी जो भी मैंने अभी बातें बोली हैं, कैरिंग वैल्यू, डेप्रिशिएबल अमाउंट, ये हम जानते हैं, ये नोट डाउन भी हुई भी, इसको हम डिस्कस नहीं करें, हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। या हम डिस्कस करें कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिशिएबल अमाउंट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, और रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू, हम अभी यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि यार हम पीआरसी 4 में सारी चीजें पढ़ के आए हैं, और अगर हमारा इंटर कॉमर्स बैकग्राउंड था तो वहां पे भी हम नहीं अच्छे से पढ़ा, ओएलएबिस था वहां पे भी हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ रहे हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन है, उसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, आरबीएम फॉर्मूला गिवन है। सिर्फ उन साथियों के लिए जो अगर भूल गए हैं तो वो एक दफा देख सकते हैं उसको। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, सम ऑफ द डिजिट मेथड के लिए भी फॉर्मूला दिया हुआ है। अमूमन सम ऑफ द डिजिट हम इस्तेमाल करना भूल जाते हैं, तो उसकी मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल भी दे दी है, जब आप वो देखेंगे तो आपको पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो इसका मतलब पेज 12 और 11 को आपने सिर्फ एक दफा गो थ्रू करना है, वो चीज मैं यहाँ पे भी डिस्कस नहीं कर रहा। अब आ जाइए, बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये,
कॉस्ट मॉडल से रिलेटेड। और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो करेंगे, इसमें PRC 4 में जो आपने काम किया था उसका रिवीजन होगा। यहाँ पे नया अभी भी कुछ नहीं है, यानी कि PRC 4 की कुछ चीजें जो हैं वो यहाँ पे हम लोग 4 सवालात में करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आपको नजर कौन सा आ रहा है, जिसकी मैं अभी आपसे बात कह रहा था कि हम डिस्पोजल को बाकायदा तौर पे डिस्कस करेंगे बिल्कुल सिंपल अंदाज से, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन लेके आएंगे, फिर बोलेंगे भाईजान एक्सचेंज वाली बातें याद है ना, आ जाओ तुम भी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, यानी कि उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले जाएंगे। इतना सिंपल मामला होगा नहीं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, यहाँ पे सिंपल मैंने क्या रखा है, पीपी की कॉस्ट इतनी है, अलाउंस इतना है, और पहली जनवरी 2015 को एसेट जिसकी कॉस्ट थी 10,000 उसको बेच दिया कितने में, 3,500 में। वो बोलता है बताओ गेन लॉस कितना है, वो बोलता है पीपी की कॉस्ट अकाउंट बनाओ, अलाउंस बनाओ, डिस्पोजल अकाउंट बनाओ। सर ये डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है, यहां से शुरू होगा डिस्कशन डिस्पोजल का। ये वाली बात समझ रही। यहां पे भी मैंने आपसे क्या बात बोली थी कि एक्सचेंज हो रहा है तो सर डिस्पोजल तो हो रहा है ना, बिल्कुल डिस्पोजल हो रहा है, यानी कि पुराना एसेट जा रहा है तो हमारे पास से डिस्पोज हो रहा है, नया एसेट आ रहा है, एडिशन हो रहा है। मैंने यहाँ पे एंट्रीज जो बनाई, यहाँ पे डिस्पोजल का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, राइट। हम यहां से बाकायदा तौर पे डिस्पोजल का वर्ड, डिस्पोजल का अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से लेंगे। यहां तो बिल्कुल लाइटर नोट पे हमने देख लिया था कि भाई अदली बदली हुआ, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, पता कर लिया और आगे बढ़ गए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर्ड ऑन 1/1/17 फॉर 1,25,000, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू इज 5,000, यूजफुल लाइफ कितनी है, 4 साल, कंपनी यूजेस SLM, ईयर एंड इज 31 दिसंबर। बिल्कुल सिंपल सा नन्ना मुन्ना डेटा है। रिक्वायरमेंट में क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट। मैंने यहाँ पे देखो 4 सवालात के साथ रिवीजन का वर्ड लगाया है, मैं एकदम एंटर नहीं हो रहा कैफ 1 के अंदर। पहले हम पुरानी यादों को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आ जाओ बेटा, पेज नंबर कौन सा है ये बोले, 14, और क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट बोले, शाबाश, डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। कितना, 1,25,000 माइनस कितना, 5,000, कितना हो गया बेटा, 1,20,000, नथिंग न्यू। अब आ जाइए बी पॉइंट, बी पार्ट। वो बोलता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मालूम करो जो अप्लाई होगा डेप्रिशिएबल अमाउंट पे, और तो और साथ में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2017 का भी तुम पता करके बताओ, राइट। वैसे तो सर अभी हम फौरन बता देंगे कि 1,25,000 माइनस 5,000 तो 1,20,000 आ गया, 1,20,000 आया, डिवाइडेड बाय हम लोग करा देंगे 4, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया, डेप्रिसिएशन तो आ गया। यहां पे वो आपसे ये पूछ रहा है बताओ कि जो रेट अप्लाई होगा डेप्रिशिएबल अमाउंट पे, ठीक, वो कितना होगा और फिर डेप्रिसिएशन कितना आएगा, यानी कि उस रेट की मदद से तुमने यहां पे मालूम क्या करना है, बोले डेप्रिसिएशन, यानी कि वो रेट के थ्रू मालूम करवाना चाह रहे हो। ऑल्दो आप टोटल लाइफ से डिवाइड करेंगे जवाब तब भी आ जाएगा। अब देखिए रेट मालूम करना है जी, ऑन depreciable amount, excuse me guys, 1/life। बोले कितनी, 1/life, कितना आ गया बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, कितना हो गया, 25%। कोई मुश्किल बात नहीं सर, ये तो हम जानते हैं, तभी तो मैंने यहां पे वर्ड लगाया रिविजन का। अच्छा जी, इसी के हवाले से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन मालूम करना चाहें, डेप्रिसिएशन के लिए क्या करेंगे बेटा, 1/20 मल्टीप्लाई बाय बोलो 25%, कितना, 30,000 पर एनम, P.A पर एनम। कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ पुरानी यादें कुछ ताजा हो रही हैं। सी में आ जाइए, सी पे बात कर लेते हैं। अच्छा जी, सी में आएंगे, सी यहां देखें, फिर बोलता है रेट मालूम करो ऑन कॉस्ट। तो यहां पे क्या होता है, कॉस्ट
माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय लाइफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी पिछली स्टडीज में रेट इज इक्वल टू 1 ओवर लाइफ किया था। ठीक, हम भी यहां पे वही काम कर रहे हैं। और बेटा ये जो रेट आया ना, ये लगा किसके ऊपर बोलिए? डेप्रीशिएबल अमाउंट पे लगा, राइट? अभी सी वाला पार्ट करूंगा मैं, उसके बाद फिर आप दोनों को जरा कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि कुछ साथियों के लिए हो सकता है यहां पे एक चीज इजाफी लर्निंग में आ जाए। अब देखिए कॉस्ट कितनी है? 1.25। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5। कॉस्ट कितनी है? 1.25 मल्टीप्लाई बाय लाइफ कितनी है? अब एक बात बताइए, अगर ये 5 नहीं होता, हेलो, अगर ये 5 नहीं होता तो 1.25 डिवाइड बाय 1.25 कैंसिल आउट हो जाता, तो ऊपर होता 1, नीचे होता 4, तो उसका मतलब रेट कितना आ जाता? 25%। यानी कि यहां पे स्क्रैप वैल्यू आने की वजह से रेट में आ रहा है चेंज। सर रेट कितना आया? 24%। अब ये जो 24% आया, ये भी डेप्रिसिएशन का रेट है, लेकिन ये कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट होगा। ये जो है बेटा वो क्या है? डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। यहां पे क्या है? कॉस्ट कितनी है? मल्टीप्लाई बाय 24%। बोलो 30,000। देखें, जिन लोगों ने नहीं किया हुआ था ये काम, वो देख लें, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। इसका मतलब सर आज से पहले तो हमने 1 ओवर लाइफ किया और जरूरत ही नहीं पड़ी, हम कॉस्ट पे लगाएं या डेप्रिशिएबल अमाउंट पे लगाएं। वहां पे हो क्या रहा था? जब आपका जवाब सेम आता था, स्क्रैप वैल्यू नहीं होती थी। स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी तो इसका मतलब डेप्रिशिएबल अमाउंट विल बी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? हेलो, कॉस्ट। अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी तो डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होगा? कॉस्ट। लेकिन जैसे ही आपके पास स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी तो डेप्रिशिएबल अमाउंट विल बी इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। सो वी हैव गॉट टू रेट्स that we are going to apply in straight line method. One rate is applied on the depreciable amount, and how do we get that rate? 1 over life. Rate आ गया 25%, depreciable amount multiplied by rate, और एक और रेट का है फॉर्मूला, यानी कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, यानी कि डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय लाइफ। हेलो, डेप्रिशिएबल अमाउंट यानी कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय लाइफ। सर अगर स्क्रैप वैल्यू यहां पे नहीं होती तो आप खुद देखें, ऊपर 1.25 नीचे 1.25 कैंसिल आउट, ऊपर बच गया 1 नीचे बच गया 4, तो 1 ओवर 4। इसका मतलब स्क्रैप वैल्यू आने की वजह से रेट में चेंज आता है। तो सर डेप्रिसिएशन में चेंज आएगा? नहीं आएगा चेंज। सर ऐसे कैसे नहीं आएगा? क्योंकि एक रेट लगता है कॉस्ट पे और एक रेट लगता है डेप्रिशिएबल अमाउंट पे। मैंने खुद ही जान के बात को जरा बढ़ाया ताकि ये मसला यहीं का यहीं हल हो जाए। बेटा यहां तक साथ हैं? अच्छा जी, कॉपी कर लीजिए, मैं बोर्ड ड्रॉप करता हूं। चले जी आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डन, डी पे आ जाइए। मुझे बताइए यहां पे वो हमसे फरमाइश क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि भाई एक ऐसी स्टेटमेंट बनाओ जिसमें जो भी एसेट में मूवमेंट हो रही है। एसेट में मूवमेंट से मतलब क्या हुआ? सर एक बड़ा सिंपल सा जवाब, सर एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है ना, हर साल एसेट डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि एसेट की वैल्यू हर साल क्या होते जा रही है? कम होते चले जा रही है, यानी कि मूवमेंट तो है ना। इस साल मूवमेंट हुई डेप्रिसिएशन की वजह से, अगले साल डेप्रिसिएशन, फिर डेप्रिसिएशन एंड सो ऑन सो फोर्थ, चलते चले जाएगा जब तक उसकी लाइफ है। सर और मूवमेंट से मतलब क्या हुआ? अगर एसेट में इजाफा हुआ तो ये भी मूवमेंट है। ठीक, मूवमेंट मतलब चेंज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सर एसेट मेरे पास से चले गया तो सर ये भी तो एक मूवमेंट है, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव। इसी तरह सर मैंने एसेट को एक्सचेंज किया, पुराना एसेट दिया, नया एसेट लिया, सर ये भी एक मूवमेंट है। इसी तरह से सर हमने एसेट को इंपेयर कराया, सर ये क्या होता है? हमें कुछ नहीं पता। इंशाल्लाह सर आसान के साथ जब IAS 36 देखेंगे इंपेयरमेंट वो आ जाएगा। इसी तरह से सर जब IAS 20 होगा गवर्नमेंट ग्रांट्स, तो वो IAS 16 बोलता है हमारा इतना बड़ा जिगरा है, आ जाओ। 36 इसके साथ आएगा, 20 आएगा, 40 आएगा, 23 आएगा,
ठीक, यानी कि और ये सब मिक्स होके किसके साथ आएंगे, 16 के साथ। तो 16 अपने आप में सवाल बन के आ सकता है, ठीक है जी, आया करता था, लेकिन अब जो मूड नजर आ रहा है पिछले 4-5 अटेम्प्ट से, आई 16 अपने आप में सवाल बन के अलग से नहीं आता। वो बोलता है भाई 20 तुम क्या कर रहे हो, आ जाओ साथ चलते हैं, 36 तुम भी आ जाओ, 20 तुम भी आ जाओ, 40 तुम भी आ जाओ, बताते हैं फिर। यानी कि इस तरह से आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास हर स्टैंडर्ड की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अभी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सिर्फ IAS 16 के अंदर ही हम घूम रहे हैं। जब थोड़ा सा इसमें मेच्योर हो जाएंगे, IAS 36 हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, 36 और 16 दोनों को मर्ज कराया जाएगा। जब 20 हो जाएगा तो 20, 16 और 36 को आपस में मर्ज कराया जाएगा, यानी कि सारी चीजें मर्ज हो जाएंगी। लेकिन इतना कोई भारी लेवल नहीं होता कि जिस तरह से आपको लग रहा है यार पता नहीं क्या होगा, किस तरह से होगा। करने वाले आप ही हैं, आप मेहनत करें, अल्लाह आपकी जरूर मदद करेगा। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, और ये चीज अपने दिमाग से निकाल दी, यार पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। बी पॉजिटिव, भाईजान करना है तो करना है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर बार बार बोलेंगे पता नहीं होगा नहीं होगा, तो होगा ही नहीं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट हमारे पास कितनी है, बोले 1.25, याद रख साथ, ठीक। अब देखिए डेप्रीसिएशन, एसिड आया कब था हमारे पास, 2017 में आया था। हमने यहां पे मालूम करना है डेप्रीसिएशन, तो हम क्या करेंगे, बोलिए 1/20 कर दूं, डिवाइडेड बाय 4 कर दें, किसी ने बुरा तो नहीं माना। 1/20 मल्टीप्लाई बाय, ये सही है या गलत है, जरा आप लोग मेरी हेल्प करें, बताइए, डिफरेंट जवाब आ रहे थे। ये कितना है, 1/20 डेप्रिशिएबल अमाउंट है, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल लाइफ, और ये क्या है, दोनों से जवाब सेम आना है। कितना आया, 30,000 आ गया। बोले ये कितना हो गया, कैरिंग वैल्यू कितनी, 95। किसी को कोई दुख तकलीफ गम सदमा अभी तक नहीं लगा, ऐसा है भाई। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। हमारा रिवीजन चल रहा है, नया कुछ नहीं, तभी मैंने उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया रिवीजन का। आ जाइए 2018 पे। सर हम जानते हैं 30,000 आएगा, बिल्कुल मुझे भी पता है 30,000 आएगा, सही है बेटा, 30,000 आएगा। ये क्या था फॉर्मूला, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल लाइफ, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ। अच्छा जी, जरा देखिएगा यहां पे, डेप्रिशिएबल अमाउंट अगर रखा मैंने तो डिवाइड किससे कराऊंगा, टोटल लाइफ। तो मसला नहीं है, बिल्कुल वही की वही चीज। और सर ये 95,000 है क्या सिर्फ, मुझे ये बताओ, नेटबुक वैल्यू है, ये 95,000 है क्या नेटबुक वैल्यू, डन है। अच्छा एक और बात पूछता हूं आपसे, 95,000 आपने कहा बुक वैल्यू है, ये पहले साल के एंड की है या दूसरे साल के स्टार्ट की, तरीके की तो बात है, पहले साल की एंड की है दूसरे साल की स्टार्ट की। सर जो पहले साल की एंड होगी वही अगले साल की क्या होगी, स्टार्ट की होगी। अच्छा जी, इसका मतलब 95,000 जो आ रहा है ये दूसरे साल के स्टार्ट की क्या आ रही है, बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू, याद साथ। अच्छा एक बात बताइए, दूसरे साल के स्टार्ट पे मैंने आपसे पूछा बताओ टोटल लाइफ थी कितनी, हाँ 4 साल, ठीक। मैंने ये बात कब पूछी आपसे, दूसरे साल के स्टार्ट पे बताओ बेटा टोटल लाइफ थी कितनी, 4 साल, डन। और टोटल लाइफ तो थी 4 साल, चलो 1 साल गुजर गया ना, अब बताओ रिमेनिंग लाइफ कितनी है, कितना, 3 साल। तो सुनो, जब मैं दूसरे साल का डेप्रीसिएशन निकालूंगा, जब मैं दूसरे साल का डेप्रीसिएशन निकालूंगा, अर्ज किया है जब मैं दूसरे साल का डेप्रीसिएशन निकालूंगा, बोले वाह वाह वाह,
तो मैं उस वक्त ये देखूंगा कि दूसरे साल के स्टार्ट पे मेरे पास रिमेनिंग लाइफ थी कितनी, ना के आ रहा हूं अभी करते हैं, ना के हम दूसरे साल के एंड पे देखेंगे। ये एक जरा मैसेज है, इसको क्लियरली समझ लीजिएगा। सर दूसरे साल के स्टार्ट पे कैरिंग वैल्यू है कितनी, 95। दूसरे साल के स्टार्ट पे टोटल लाइफ कितनी है, 4 साल। टोटल लाइफ कितनी है, 4 साल। और दूसरे साल के स्टार्ट पे रिमेनिंग लाइफ कितनी है। तो मैं दूसरे साल का जब डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो मैं देखूंगा कि दूसरे साल के स्टार्ट पे रिमेनिंग लाइफ थी कितनी, कितनी थी, 3। तो यहां देखिए 95,000 डिवाइडेड बाय, बोलिए क्या करूंगा, 3। नहीं सर लेकिन 30 तो नहीं आएगा। सर इसमें से आप क्या माइनस कराना है, कितनी है, 5,000। तो आप देखिए ये कितना आ गया, 30,000। इसका मतलब हमारे पास यहां देखिए डेप्रीशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय, बोलिए टोटल लाइफ, और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, बोलिए कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू माइनस अगर स्क्रैप वैल्यू है डिवाइडेड बाय बोलिए क्या हो जाएगा, रिमेनिंग लाइफ हो जाएगा। थैंक यू। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रिमेनिंग लाइफ हो जाएगा। ठीक, देखें रिमेनिंग लाइफ जो ली जाएगी, ठीक, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, ये पॉइंट जरा प्लीज समझ लेना ताकि थ्रू आउट आपको इसका मसला ना रहे। कुछ लोग यहां पे सोचते हैं सर दूसरे साल के एंड पे खड़े हैं, 2 साल तो निकल गए, तो आप 3 क्यों ले रहे हैं। क्या ये बात समझ आई। सर डेप्रिसिएशन कब, अच्छा स्टूडेंट आ गया था राड़ी में, सर हम डेप्रिसिएशन कब का निकाल रहे हैं, मैंने बोला यार दूसरे साल का। तो सर वो तो 2 साल तो गुजर गए, ठीक 2 साल गुजर गए, इसका मतलब 4 में से आपने 2 माइनस किया तो बच कितने गए, 2 साल। तो सर दूसरे साल का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए रिमेनिंग लाइफ जो है वो तो 2 साल बची है, आपने 3 क्यों लिए। समझ आ रही है बात। मैं थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा हूं। तो मैं जो आपसे बेटा अर्ज कर रहा हूं वो ये कि आपने जो रिमेनिंग लाइफ लेनी है वो कौन सी वाली लेनी है, एट द स्टार्ट ऑफ ईयर क्या थी। समझ आई बात। ऑल्दो मैं आपसे पूछता हूं मुझे तीसरे साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, राइट। फॉर्मूला क्या होगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ। चले गए आगे, बेहतरीन। किसी ने बोला सर ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा भी कर सकते हैं। मैंने बोला दूसरा कौन सा, आपने बोला कैरिंग वैल्यू, अगर स्क्रैप वैल्यू है तो माइनस करा दें, यानी कि कैरिंग वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। कैरिंग वैल्यू हमें पता थी, स्क्रैप वैल्यू में पता थी, यानी कि न्यूमरेटर वाला काम बिल्कुल जबरदस्त हो गया। अब जब हम आए डिनोमिनेटर पे, हमने बोला यार पहला साल गुजर गया, दूसरा साल गुजर गया, तीसरे साल के एंड पे खड़े हैं, मतलब तीसरे साल गुजर गया ना, तो टोटल लाइफ थी कितनी, 4 साल। 3 साल गुजर गए तो इसका मतलब 4 - 3 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 1। यार ये तो नहीं होगा। तो जवाब मैं आपको पहले ही दे रहा हूं, एक सिचुएशन खुद क्रिएट करके कि जो रिमेनिंग लाइफ ली जाएगी वो ईयर एंड पे खड़े होकर नहीं देखेंगे कि है कितनी, देखेंगे साल के शुरू में कितनी थी। आई होप सो आपको बात समझ आ रही है, ठीक। तो यहां देखिए रिमेनिंग लाइफ जो ली हमने, दूसरे साल के एंड पे डेप्रिसिएशन निकाला जा रहा है बेशक, लेकिन जो रिमेनिंग लाइफ देखी जा रही है वो देखी जा रही है उस साल के स्टार्ट पे क्या थी। समझ आई बात। अभी सिर्फ हमारा रिवीजन चल रहा है। बोलिए कितना आया, 60, 65। इसी तरह से डेप्रिसिएशन 2019 का, ज्यादा सालों का मैंने बोला भी नहीं है, इसमें 3 सालों का बोला है मालूम करने के लिए। यहां पे सर आएगा 30,000 ही आएगा, 30,000 ही आएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं एक दफा इसको आप खुद वर्कआउट कर लें ताकि ये मसला यहीं पे किल हो जाए। 30,000 फॉर द लास्ट टाइम क्या बेटा, 1/20 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया, 30।
ये फॉर्मूला कौन सा लगा? डेप्रीशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय बोले टोटल लाइफ। इसमें कोई मसला नहीं है। ऑल्टरनेट 65,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय, मैं डेप्रीसिएशन निकाल कौन से साल कर रहा हूं? तीसरे साल का। तो 3 साल गुजर चुके हैं या नहीं? गुजर चुके हैं। ठीक, तो रिमेनिंग लाइफ जो आप लेंगे वो तीसरे साल के एंड पे खड़े होके नहीं देखेंगे है कितनी। यार मैं तो बोल बोल के थक गया हूं यार। देखेंगे तीसरे साल के स्टार्ट पे क्या है। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो आगे जाके हमारे लिए खामखा का कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। बोले कितना? 2। चलिए तो 30 आ गया, अल्लाह की कसम 30 आएगा। अब बताइए कितना बन गया? 35,000। ये आ गई आपके पास कैरिंग वैल्यू। अगला सवाल देखिए। अब वो बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 में रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। डेटा आपको दे रहा है, पीपी की कॉस्ट है, उसका अलाउंस है, रेट दे रहा है 20%, कंपनी यूजेस एसएलएम, ईयर एंड इज दिसंबर। बोर्ड वाला काम कॉपी कर लें, कुछ बातें करूंगा फिर सवाल पे जाएंगे। अच्छा जी, अब सुने, एक एसिड है इधर, उसकी कॉस्ट है 100 और लाइफ है 5 साल। स्ट्रेट लाइन मेथड है। कॉस्ट है 100, लाइफ कितनी है? 5 साल। मुझे बताइए पहले साल का डेप्रीसिएशन कितना आएगा? स्क्रैप वैल्यू नहीं है, 100 कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू नहीं है। ठीक है जी, टोटल लाइफ कितनी है? 5 साल। तो बताइए पहले साल का डेप्रीसिएशन कितना आएगा? कितना? 20। अच्छा जी, अब बताइए दूसरे साल का डेप्रीसिएशन कितना आएगा जी? 2 सालों का कितना है? 40। तीसरे साल का कितना होगा? 20। 3 सालों का कितना होगा? 60। फुल स्टॉप। अब मैं बोलता हूं कि भाई कॉस्ट है 100, टोटल लाइफ है 5 साल और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ रहा है 60। तो बताओ एसेट डेप्रीशिएट होते हुए आ रहा है। सर चूंकि आपने बोला एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है 60, इसका मतलब ही ये है कि एसेट जो है वो डेप्रीशिएट होते हुए आ रहा है। मैं फिर से बोलता हूं, पहले तो मैंने बात कर दी, सिनेरियो बना दिया। अब मैं बीच में रुक के आपसे फिर पूछ रहा हूं, दे रहा हूं, कॉस्ट कितनी है? बोले 100। अलाउंस मैंने दे दी। अलाउंस बोलने में जरा आसानी होती है, वरना तो हम बोले एक्यूमुलेटेड, थोड़ी सी सांसें लेनी पड़ती हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, या मैं बोल सकता हूं प्रोविजन। कितना बोला मैंने? 60। कॉस्ट है 100, अलाउंस कितना है? 60। टोटल लाइफ कितनी है? 5 साल। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए एसेट कितने साल डेप्रीशिएट हो चुका है? 3 साल। ये आपने कैसे पता किया? ये आपने पता कैसे किया? सर हमने पता ऐसे किया कि 100 डिवाइडेड बाय करते हैं 5 तो आता है कितना? 20। ये है सालाना। आप हमें बोल रहे हैं कि 60 पता नहीं कितने सालों का है। मैं आपको 1 सेकंड में बताता हूं ये कितने सालों का है। 60 पता नहीं कितने सालों का है, राइट? लेकिन 1 साल का कितना है? बोलिए 20। तो इसका मतलब 60 जो है वो सारे सालों का है। पता नहीं कितने, 60 जो है ये नहीं बता रहा कितने सालों का है, लेकिन 20 जो है वो हमें पता है कितने साल का? 1 साल का। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय, मैं क्या करूंगा? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा एसेट इतने साल इस्तेमाल हो चुका है। एसेट मेरा इतने साल इस्तेमाल हो चुका है। और रिमेनिंग लाइफ मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? जितनी भी टोटल लाइफ थी उसमें से जितना यूज हो चुका है माइनस करा दो, तो क्या आ जाएगा? रिमेनिंग लाइफ आ जाएगी। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में रिमेनिंग लाइफ को बिल्कुल सरसरी से यूज किया। अब यहां पे हम क्या देखना चाह रहे हैं कि रिमेनिंग लाइफ निकाली किस तरह से जाएगी, तो यहां का एक फॉर्मूला हम देखना चाह रहे हैं। और क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? 2 में ए क्या है? वो बोलता है बताओ रिमेनिंग लाइफ वो पूछना चाह रहा है। रिमेनिंग लाइफ वो पूछना चाह रहा है। बोलिए क्या करेंगे? क्या ये वाली बात समझ आती है बेटा? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर 1 साल का डेप्रीसिएशन 20 है तो 2 सालों का मिला के कितना होगा? 40। ठीक, तो सर आपको कैसे पता चला है 2 सालों का जो है वो 40 है? जब 1 साल का 20, 2 सालों का कितना हो जाएगा? बोलिए 40। तो 40 डिवाइड बाय 20 करूंगा तो ये फॉर्मूला बन क्या रहा है? 40 इज जमा शुदा डेप्रीसिएशन,
डिवाइडेड बाय सालाना डेप्रीसिएशन विल गिव अस कि एसेट इतने साल हमारे यूज हो चुका है। तो देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, बोले कितना, यहां पे कितना है सवाल में, 4000 एक्यूमुलेटेड है। हाँ जी, ये यूज लाइफ आएगा। या एक काम करते हैं, मिटाने की जरूरत नहीं है, मिटाने की जरूरत नहीं है, ठीक। यहां पे मैं रिमेनिंग लाइफ लिख रहा हूं, रिमेनिंग लाइफ लिख रहा हूं, कोई भी चीज छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। टोटल लाइफ माइनस यूज्ड लाइफ। टोटल लाइफ कैसे निकालेंगे, 1/20%। टोटल लाइफ आ गई, कितनी आई बोलो, 5 साल। डन। जिन्होंने पहले लिख दिया था वो वाला फॉर्मूला कोई मसला नहीं है, आगे पीछे कर ले। माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो बोलो बेटा एक्यूमुलेटेड है कितना, 4000, और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बोलो 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है, कुछ भी इसमें ऐसा नया नहीं है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20% कर रहा हूं, ये तो सर पहले भी डेप्रीसिएशन निकालते थे, आज भी वैसे ही निकाल रहे हैं। तो बेटा ये कितना हो गया, 5 में से माइनस किया कितना, 3, तो कितना बच गया, ये कितना है, 5 years माइनस 2 years इज इक्वल्स टू 3 years। डन है। फिर वो बोलता है फिर वो कहता है कि भाई बताइए, क्या बताइए, डेप्रीसिएशन बताओ यूजिंग टोटल लाइफ एंड रिमेनिंग लाइफ, यूजिंग टोटल लाइफ एंड रिमेनिंग लाइफ। डेप्रीसिएशन यहां पे यूजिंग टोटल लाइफ, बोलो बेटा यूजिंग टोटल लाइफ। 10,000 डिवाइडेड बाय 1/, खैर है 1/20% किया, मतलब लाइफ ही आ गई, कितना बना 2000, और डेप्रीसिएशन यूजिंग रिमेनिंग लाइफ। हाँ जी, क्या करेंगे रिमेनिंग लाइफ, बेटा जब भी रिमेनिंग लाइफ लेंगे तो कॉस्ट नहीं आएगी, कैरिंग वैल्यू आएगी, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। बताइए फॉर्मूला क्या बन रहा है, कैरिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय कैरिंग वैल्यू कौन सी लेंगे, एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। कैरिंग वैल्यू जिस साल का डेप्रीसिएशन चाहिए ना उस साल के शुरू की देखेंगे कैरिंग वैल्यू क्या है, और तो और देखेंगे उसी साल के स्टार्ट में रिमेनिंग लाइफ क्या थी, यानी कि दोनों जो हैं वो क्या ली जाएंगी, साल के स्टार्ट वाली। हम ऐसा ऐसा खुद देखें, रटना कुछ भी नहीं है, करते जाएंगे काम। सबसे ज्यादा जो आपको मेरे साथ प्रॉब्लम होगी वो यही होगी कि सर आप ज्यादा बातें नहीं कर रहे होते, थोड़ी बहुत तो मस्ती चलती है, लेकिन मैं आपको अजियत दे रहा हूँ काम पे काम पे काम, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, बिकॉज उसके बगैर कोई हमारा गुजारा नहीं है। कैरिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, बोलिए कैरिंग वैल्यू, यार वर्कआउट करके बताएं कैसा आया, 10,000 माइनस 4,000। तो ये कॉस्ट माइनस स्क्रैप नहीं है, प्लीज जरा इन चीजों को खुद ही संभाल लीजिएगा। कैरिंग वैल्यू मतलब
कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मुझे बताओ बेटा, रिमेनिंग लाइफ तो हम लोगों ने वहां पे जरा वर्कआउट कर ली, ऐसा होगा नहीं कि हम लोग रिमेनिंग लाइफ को वहां वर्कआउट कर रहे हैं और फिर हम लोग यहां पे आ रहे हैं। बेसिकली वही सारा काम हम लोगों ने करना किधर होगा, वो यहां पे करना होगा, लेकिन हमने उसको अलग से समझने के लिए अलग से देख लिया। बोलिए कितना? 3 years। कितना? 2000। यानी कि हमने अभी तक क्या देखा कि कैरिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कैसे होता है और रिमेनिंग लाइफ किस तरह से निकाली जा रही होती है। ठीक है बेटा, आज की क्लास हम यहाँ पे रखते हैं और अगली क्लास में फिर से इंशाल्लाह मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। हैंडआउट मैंने आपको दे दिया। तकरीबन ये जो कॉस्ट मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं टोटल 30 पेजेस हैं, और उसके बाद फिर जो रीवैल्यूएशन मॉडल है उसकी भी तकरीबन 35-40 पेजेस हैं। यानी कि टोटल ये जो हैंडआउट है 55 से 60 पेजेस पे बेस करता है, जिसके अंदर पास्ट पेपर्स भी शामिल हैं और मेरे बनाए हुए सवाल भी शामिल हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको मेरी तरतीब पता चल जाएगी, एक पढ़ाने का अंदाज भी समझ आ जाएगा और हैंडआउट के अंदर क्या कंटेंट है, किस तरतीब पे। अभी 3 क्लासेस में तो कुछ समझ आया होगा, लेकिन अब आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई भी चीज हम करेंगे ये अज्यूम मैं नहीं करूंगा कि आपको पहले से आता है। अब इतना मैंने अज्यूम जरूर कर लिया कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ, ये मैंने अज्यूम कर लिया। बस इसमें माजरत है मेरी तरफ से, बाकी चीजों में मैं अज्यूम नहीं करूंगा। इंशाल्लाह बिल्कुल स्क्रैच से उठ के आगे जाएंगे। बाय बाय।